औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, आज का हमारा लेक्चर आपके इंटर के सिलेबस में चैप्टर नंबर 4 पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से पहला लेक्चर है। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की इंट्रोडक्शन पे सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 3A से लेकर 8A तक के तमाम एलिमेंट्स को मिला के कहा जाता है। 8A में से हीलियम को छोड़ दिया जाता है क्योंकि हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2, जिससे ये पी ब्लॉक एलिमेंट में शुमार नहीं होता। तो ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 8A तक, नोबल गैसेस तक, ये 6 ग्रुप मिला के आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। बेटा, इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहने का सबब ये रहा कि इनकी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो पी ऑर्बिटल में प्रोग्रेसिव फिलिंग शो करती है। यानी आप ग्रुप 3A से स्टार्ट करोगे तो आपको 3A की कन्फिग्रेशन में नजर आएगी NS2 NP1, और ये होते होते 8A तक पहुंचेगी तो NS2 NP6। यानी जनरल वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन आपको बता रही है कि प्रोग्रेसिव फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन दी पी ऑर्बिटल ऑफ द लास्ट शेल। सो लिहाजा पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं आखिरी शेल के, तो इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा गया। बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको मेटल्स भी मिलेंगे, आपको नॉन मेटल्स भी मिलेंगे, आपको मेटलॉइड्स भी मिलेंगे। मेटलॉइड्स से मुराद ऐसे एलिमेंट्स जिनका बिहेवियर डुअल बिहेवियर हो। समटाइम्स दे बिहेव लाइक metals, some other times they behave like non-metals। बहुत बेहतर मिसाल आपको सिलिकॉन की दे दूं कि सिलिकॉन का बिहेवियर मेटालिक बिहेवियर भी होता है, sometimes it behaves like non-metals as well। तो मेटलॉइड्स भी हैं, मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं। कुल मिला के पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको 30 एलिमेंट्स मिलेंगे। 6 ग्रुप है, हर ग्रुप में 5-5 एलिमेंट है, तो आपको 6 5 टोटल 30 एलिमेंट्स मिलेंगे पी ब्लॉक में। अब ये जो 30 एलिमेंट है, अगर इनको आप मैटर की 3 स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे बेटा जी, तो इन 30 में से एक एलिमेंट ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है। 9 गैसेस हैं, और वो 9 गैसेस कौन सी हैं? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, यानी 5 की 5 नोबल गैसेस। फ्लोरीन, क्लोरीन 7वें ग्रुप में से, 5वें ग्रुप में से नाइट्रोजन, 6ठे में से ऑक्सीजन। ये 9 गैसेस हैं। एक ब्रोमीन लिक्विड हो गया, 9 गैसेस हो गई, कुल मिला के 10। बाकी जो 20 एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड्स हैं। तो इस तरह से मैटर की 3 स्टेट्स में इन 30 एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से। अब ये 30 एलिमेंट अगर मेटल और नॉन मेटल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो बेटा आउट ऑफ 30 10 आर प्योर मेटल्स। 10 एलिमेंट आपको प्योरली मेटल्स मिलेंगे, बाकी 20 में कुछ मेटलॉइड्स हैं और बाकी नॉन मेटल्स हैं। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बेटा जी इंट्रोडक्शन हो गई। अब पहला टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से, चैप्टर नंबर 4 में से, और वो है ग्रुप ट्रेंड्स इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप ट्रेंड्स में सबसे पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियाई, जो कि एटॉमिक रेडियस से निकला हुआ लफ्ज़ है। रेडियाई प्लूरल है रेडियस का। एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन हमने पिछले चैप्टर में, चैप्टर 3 में भी पढ़ी थी कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक रेडियस। बेटा, 3rd चैप्टर में भी आपको बताया था, यहाँ पे भी वही बात है कि टॉप टू बॉटम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के 6 ग्रुप में टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा ड्यू टू प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो एटॉमिक रेडियस ग्रुप 3A से लेकर 8A तक टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि हर ग्रुप का पहला मेंबर साइज में या रेडियस में सबसे छोटा, और उसी ग्रुप का जो लास्ट मेंबर होगा वो साइज या रेडियस के एतबार से सबसे बड़ा होगा। अब आपस में कंपेयर करो 3A से 8A तक, तो बेटा 3A से 8A तक एटॉमिक साइज में, एटॉमिक रेडियस में प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होती है, कमी आती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है। 3A से 4A की जानिब, 4A से 5A की जानिब, अप टू 8A एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेंगे, यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियस की पकड़ इलेक्ट्रॉन पे मजबूत होगी, जिससे साइज एटम का छोटा होता चला जाएगा। सो फ्रॉम 3A to 8A atomic radii goes on decreasing from one atom to another, while from top to bottom in each group atomic radii increase from one atom to another। ये आपका atomic radius का ट्रेंड है p ब्लॉक एलिमेंट्स में। बेटा जी, आयोनिक रेडियाई,
अब एटॉमिक रेडियस अगर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम, तो आयोनिक रेडियस इज समथिंग लाइक द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ आयन। अब आयन कैसे बनता है? कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेगा, कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेगा, एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको पता है, अभी भी आपको बताया कि भाई मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, यानी कैटायन में कन्वर्ट होते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेंगे और एनायन बनाएंगे। लिहाजा याद रखिएगा कि पी ब्लॉक में आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों मौजूद होने की वजह से कैटायन भी बनते हुए नजर आएंगे, एनायंस भी बनते हुए नजर आएंगे। बेटा आयन चाहे कैटायन हो, आयन चाहे एनायन हो, आयन का साइज डिपेंड करता है उस एटम के साइज पे जिसमें से आयन बन रहा है। तो अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स में टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इजाफा हो रहा है फ्रॉम वन एटम टू अनदर, तो आयोनिक साइज में भी इजाफा होगा फ्रॉम वन एटम टू अनदर। टॉप टू बॉटम हर ग्रुप में आयोनिक साइज इंक्रीज होगा, आयोनिक रेडियस इंक्रीज होगा तमाम ग्रुप्स। जबकि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, थर्ड ए टू 8A तो आयंस नहीं बनाते, थर्ड ए टू 7A की बात करें तो आयोनिक रेडियस आपका इंक्रीज होता डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा फ्रॉम वन एटम टू अनदर, क्योंकि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। सो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आयोनिक रेडियस आपको डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा फ्रॉम 3A टू 7A, जबकि इट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ईच ग्रुप। ये बात भी बेटा यहाँ पे काबिल गौर है, समझने वाली बात है कि कैटायंस जो होते हैं वो अपने पेरेंट एटम के मुकाबले में हमेशा स्मॉलर साइज़ के होते हैं और एनायंस का साइज़ अपने पेरेंट एटम के मुकाबले में हमेशा बड़ा होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि कैटायनिक रेडियस हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटा, एनायनिक रेडियस अपने पेरेंट एटम से बड़ा। बाकी पी ब्लॉक एलिमेंट्स में टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, लिहाजा आयोनिक रेडियस भी बढ़ेगा। थर्ड ए से 7A की जानिब एटॉमिक रेडियस घटेगा, लिहाजा आयोनिक रेडियस भी घटेगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हमने अभी डिस्कस की, आगे भी बात होती है मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज़ पे। Dear students, coming to the next property group trend of p block elements, that is the electronegativity. बेटा electronegativity short form में आप EN पढ़ते हो. It is the relative tendency of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself in a molecule. और आपने पढ़ा हुआ है पहले चैप्टर से लेकर के भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज ग्रुप में टॉप टू बॉटम बढ़ता है, EN वैल्यूज घटती हैं, पीरियड्स में एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट घटता है, EN वैल्यूज बढ़ती हैं। ये एक जनरल ट्रेंड है पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी एटॉमिक साइज का ट्रेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड एटॉमिक साइज के साथ जाहिर है इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। थर्ड ग्रुप एक वाहिद ग्रुप है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जहाँ पर EN वैल्यूज़ का ट्रेंड आपको रेगुलर नहीं मिलेगा कि घटता गया तो घटता ही चला गया, थोड़ा सा जो है रेगुलर ट्रेंड नहीं है, उसमें रेगुलरिटी नहीं है, क्योंकि बोरॉन पहला मेटल है, पहला एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है, उसके बाद एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम, गैलियम वगैरह मेटल्स आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा इरेगुलरिटी ऑब्जर्व होगी। बाकी थर्ड ए को छोड़कर फोर्थ ए से लेकर 7th ए तक आपको EN वैल्यूज टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती हुई नजर आएंगी ड्यू टू द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन दी एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम बढ़ेगा, EN वैल्यूज टॉप टू बॉटम घटेंगी चौथे से 7वें ग्रुप तक। 8वें ग्रुप वालों को मैं इसलिए शामिल यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनके पास ऑक्टेट्स कंप्लीट होते हैं, लिहाजा उनकी EN वैल्यूज कंसीडर होती हैं 0। तो 8वें ग्रुप को आप छोड़ दोगे EN वैल्यूज़ के हवाले से, 7वें ग्रुप तक आप कंपैरिजन करोगे तो चौथे से 7वें तक टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ते हुए आपको EN वैल्यूज़ घटती हुई नजर आएंगी। तीसरे ग्रुप के में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है।
बाकी ऐसे कंपेयर करो अलॉन्ग द पीरियड तो थर्ड ए से फोर्थ ए, फोर्थ ए से फिफ्थ ए अप टू 7A आपको एटॉमिक साइज में कमी नज़र आती है, लिहाजा EN वैल्यूज़ बढ़ती हैं। यानी पूरे P ब्लॉक को कंपेयर किया जाए तो थर्ड ए वाले एलिमेंट्स का EN वैल्यूज़ आपको कम से कम मिलेंगी, जबकि 7th ए वाले एलिमेंट्स की EN वैल्यूज़ आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगी अलॉन्ग द पीरियड फ्रॉम 3A to 7A। तो ये आपकी EN वैल्यूज़ की बेटा ट्रेंड हो गया। बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज़ दी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में IP पढ़ते हो, और इसको आप डिफाइन करते हो तो आप कहते हो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इन द गैसियस स्टेट। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड भी EN वैल्यूज़ की तरह एटॉमिक साइज के साथ इन्वर्स चलता है। एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते हैं तो IP वैल्यूज़ टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती हैं। एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है तो IP वैल्यूज़ लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती हैं। तो वही ट्रेंड यहाँ पर भी ऑब्जर्व होगा। 3A को छोड़कर जहाँ रेगुलर ट्रेंड नहीं है, बाकी 4A से लेकर 8A तक, नोबल गैसेस तक, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ेंगे। एटॉमिक साइज बढ़ने से IP वैल्यूज़ घटेंगी। जबकि लेफ्ट टू राइट जाओगे, थर्ड A to 8A, तो आपको एटॉमिक साइज घटता हुआ नजर आएगा, जिससे IP वैल्यूज बढ़ेंगी। यानी थर्ड A वाले एलिमेंट्स की IP वैल्यू सबसे कम और 8A वाले एलिमेंट्स की IP वैल्यू सबसे ज़्यादा मिलेंगी आपको अलॉन्ग दी सेम पीरियड। तो ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल एटॉमिक साइज के साथ तो इन्वर्स हैं ही हैं, इसके साथ साथ शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द एनर्जी लेवल्स के साथ, इनर इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी इनका रिलेशनशिप इन्वर्स चलता है। जैसे जैसे एटम बड़ा होता चला जाता है वैसे वैसे आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, यानी शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। तो एटम जितना बड़ा उतने नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान ज़्यादा, यानी शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा, IP वैल्यू उतना कम। सो याद रखिएगा कि बिगर द साइज ऑफ एटम मोर विल बी द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स, लेसर विल बी द IP वैल्यूज। बेटा अगली प्रॉपर्टी 5वीं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटालिक कैरेक्टर। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा, जितनी इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत एटम में ज़्यादा, उतना उसका मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा। जितनी एटम में इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत कम होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी, उतना मेटालिक कैरेक्टर भी कम होगा। सो मेटालिक कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ द एटम, जबकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन ऑफ द लास्ट शेल पे। अब ये एक नया टर्म आ गया, इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन ऑफ द लास्ट शेल। ये क्या चीज़ है? इसको समझाने के लिए मैं आपको मिसाल देता हूँ। थर्ड ग्रुप में बोरॉन और एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के। बेटा बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, आपको लास्ट शेल में, जो कि इसका L शेल है, वैलेंस शेल, 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जबकि L में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, यानी लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन का रेशो बना 3:8, होने 8 चाहिए थे, उसमें से 3 है। एल्यूमिनियम पे आ जाओ, एटॉमिक नंबर 13, इसका लास्ट शेल M बनता है, जिसमें होने इलेक्ट्रॉन 18 चाहिए थे, हैं 3। अब यहाँ पे रेशो बनता है 3:8, यहाँ बन रहा है 3:18, 18 में से 3 इलेक्ट्रॉन और 8 में से 3 इलेक्ट्रॉन, तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन लास्ट शेल में ज़्यादा हुआ एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। लिहाजा इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन बोरॉन से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से इंडियम नीचे घटेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। सो याद रखिएगा कि एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन ऑफ द लास्ट शेल इज लेसर देन दैट ऑफ बोरॉन, हेंस द एल्यूमिनियम हैज ग्रेटर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एज वेल एज ग्रेटर मेटालिक कैरेक्टर। तो डाउन द ग्रुप P ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा बाय द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ऐसा भी कह लो कि भाई एटॉमिक साइज के साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटालिक कैरेक्टर डायरेक्ट रिलेशनशिप में आ गया। तो ये 5 प्रॉपर्टीज होगी। अगली प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स पे भी हम बात करेंगे।
Dear students, the last property in the group trends of p block elements we are going to discuss right now is the melting points and boiling points. बेटा मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स एलिमेंट्स के डिपेंड करते हैं उनकी तीन फैक्टर्स पे। एक उनकी इंटर एटॉमिक फोर्सेस की स्ट्रेंथ, दूसरी उनकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ और तीसरा उनकी फिजिकल स्टेट यानी स्ट्रक्चर के ऊपर। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स का दारोमदार इन तीन फैक्टर्स के ऊपर, स्ट्रेंथ ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्सेस, स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड फिजिकल स्टेट। ग्रुप थर्ड ए में आपको मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड भी कोई रेगुलर नहीं मिलेगा, क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल्स और फिर सॉफ्ट मेटल्स, हार्ड मेटल्स, इस वजह से। जबकि चौथा जो ग्रुप है कार्बन फैमिली, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज कम होगा, एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ेगा फ्रॉम कार्बन टू अदर एलिमेंट्स, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ेगा। एटॉमिक साइज बढ़ने से इंटर एटॉमिक फोर्सेस वीक बढ़ती हैं, इंटर एटॉमिक फोर्सेस वीक होंगी तो उनको तोड़ने के लिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम चाहिए होगा। सो चौथे ग्रुप में टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से इंटर एटॉमिक फोर्सेस वीक होंगी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते चले जाएंगे इन ग्रुप 4A। बेटा पांचवा ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली, छठा ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली, सातवां ग्रुप हैलोजन फैमिली। आपकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है फ्रॉम गैस टू सॉलिड, लिहाजा याद रखिएगा इन तीनों ग्रुप्स में ग्रुप 5A, 6A, 7A ड्यू टू द ग्रेजुअल चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज होंगे। आठवां ग्रुप पूरे का पूरा नोबल गैसेस, सारी की सारी गैसेस हैं। इन तमाम एलिमेंट्स में नोबल गैसेस में टॉप टू बॉटम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ती है, लिहाजा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। आई रिपीट अगेन कि देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड इन द मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज ऑफ ग्रुप 3 एलिमेंट्स। In 4A, melting point boiling point values decrease gradually from top to bottom. In 5A, 6A and 7A, nitrogen family, oxygen family, halogen family, due to the change in state from gas to solid, melting point boiling point increases. While in group 8A, all are gases, strength of intermolecular forces increase from top to bottom. That's why melting points and boiling points also increase from top to bottom in the noble gases family. बेटा अगला टॉपिक आपका आफ्टर द ग्रुप ट्रेंड्स वो है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड जिसको आप सिंपल कॉमन लाइफ में बोरिक पाउडर भी कहते हो। अगर आप कैरम बोर्ड खेलते हो तो यही बोरिक पाउडर वाइट कलर का पाउडर होता है जो आप कैरम बोर्ड के ऊपर डाल के अपनी गोटियां और स्ट्राइकर को जो है स्मूथली हिट करने के लिए आप यूज़ करते हो। सो बोरिक एसिड कंपोजिशन इज H3BO3। ऑर्थोबोरिक एसिड भी इसको केमिकली कहा जाता है। H3BO3 को आप BOH3 भी पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि ये ब्रैकेट खुलेगा तो हाइड्रोजन 3, बोरॉन 1, ऑक्सीजन 3 करके आप लिखोगे। बेटा बोरिक एसिड को बनाने के दो तरीके। पहला है फ्रॉम बोरेक्स। बोरेक्स इज अ सॉल्ट, इसको आप पानी में डाल के इसका सॉल्यूशन गर्म करोगे, बोरेक्स का हॉट सॉल्यूशन बनाओगे और फिर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो आपको यहाँ से ये दो सोडियम के एटम्स इस सल्फेट ग्रुप को लेकर सोडियम सल्फेट बना के अलग हो जाएंगे। बकाया बाकी जितनी चीज़ें हैं वो मिलके 4 मोल आपको बोरिक एसिड मिलेगा, 4 मॉलिक्यूल्स। इसी तरीके से दूसरा मेथड है फ्रॉम बोरॉन नाइट्राइड। बेटा बोरॉन नाइट्राइड को भी 3 मोल वाटर में डाल के तेज़ गर्म किया जाएगा सुपर हीटेड वाटर के साथ, तो आपको अमोनिया मिलेगा NH3 और आपको 1 मोल बोरिक एसिड का मिलेगा H3BO3। प्रॉपर्टीज पे बात हो तो बोरिक एसिड के क्रिस्टल्स आपको वाइट कलर के मिलेंगे, सॉफ्ट और सिल्की। बोरिक एसिड ठंडे पानी में कम डिजॉल्व होगा, गर्म पानी में फौरन हल हो जाता है। वीक मोनोबेसिक एसिड है। इसके अलावा इसको लुइस एसिड भी कहते हैं, क्योंकि पानी में डालोगे तो पानी के OH आयंस अपनी जानिब खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये वीक मोनोबेसिक एसिड बल्कि लुइस एसिड भी कहलाता है। ये रिएक्शन है BOH3 यानी बोरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट किया तो OH ग्रुप वाटर का अपने साथ लेके BOH4 माइनस आयन में कन्वर्ट हुआ, हाइड्रोजन आयन वाटर का अलग हो गया। बेटा बोरिक एसिड को हीट करोगे तो मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पे वाटर मॉलिक्यूल स्टेप वाइज लूज करेगा और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाएगा। पहला रिएक्शन बोरिक एसिड का 1 मोल 100 डिग्री पे हीट हुआ तो आपने वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, आपका ऑर्थोबोरिक एसिड कन्वर्ट हुआ मेटाबोरिक एसिड में।
विद द इवोल्यूशन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। 4 मोल मेटाबोरिक एसिड के 140 डिग्री पे गर्म किया, मज़ीद एक पानी अलग हो गया, पायरोबोरिक एसिड बनेगा। पायरोबोरिक एसिड 240 डिग्री पे गर्म करोगे तो मज़ीद एक पानी निकलेगा, बोरिक ऑक्साइड बनेगा। ये कई बार आपके एमकेट में सवालात आ चुके हैं, इन टेम्परेचर्स की वैल्यूज़ और इनके फार्मूलाज, तो इनको अच्छी तरीके से याद करना है आपने। बेटा बोरिक एसिड के स्ट्रक्चर पे बात हो तो बोरिक एसिड में BOH3 मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रखिएगा, बोरिक एसिड में BOH3 मॉलिक्यूल्स यानी बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के इनफाइनाइट लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं BOH3 मॉलिक्यूल्स की। बेटा ये जो BOH3 मॉलिक्यूल्स की लेयर्स हैं, इनके दरमियान वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं, जबकि इनके दरमियान जो इंटर लेयर डिस्टेंस होता है वो काफ़ी ठीक ठाक हाई डिस्टेंस होता है, लॉन्ग डिस्टेंस होता है, जो कि 3.18 एंगस्ट्रॉम का होता है। अब इतना बड़ा इंटर लेयर डिस्टेंस होने की वजह से ये लेयर्स आसानी से एक दूसरे के ऊपर से ग्लाइड करती हैं, स्लाइड करती हैं, लिहाजा बोरिक एसिड आपको टच करने पर ग्रीजी फील होता है, सॉफ्ट और सिल्की फील होता है। I repeat कि boric acid molecules are held together by hydrogen bond to form infinite layers of BOH3 molecules. And those layers of BOH3 molecules are held together by means of weak van der Waals forces, and the interlayer distance between those infinite layers is the 3.18 angstrom unit. Due to large interlayer distance, these layers glide over one another, due to which boric acid feels greasy and soft and silky to us. तो ये स्ट्रक्चर हो गया बेटा बोरिक एसिड का। बेटा बोरिक एसिड के यूजेस पे बात की जाए तो सिंपली आपको 2 यूजेस बता दूं जो आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। नंबर 1 कि बोरिक एसिड आपका माइल्ड एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी हल्का फुल्का ज़ख़म लग गया, आप बोरिक एसिड को पानी में डाल के उस ज़ख़म को वॉश करो, आपका वो ज़ख़म ठीक हो जाएगा, हल्की फुल्की खराश के तौर पे अगर ज़ख़म है। इसके अलावा हल्की फुल्की आँखों की इन्फेक्शन की सूरत में, आँखों में सुर्खी आ रही है, कचरा आ रहा है, तो डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं कि भाई इस बोरिक एसिड को पानी में डाल के इसके सॉल्यूशन से आप अपनी आँखें धो। इट इज़ यूज्ड एज एन आई वॉश एज वेल, सो इट इज़ यूज्ड एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक, ऑल्सो इट इज़ यूज्ड एज एन आई वॉश। तो ये 2 आपके यूजेस हो गए बोरिक एसिड के। तो बेटा जी आपके चैप्टर नंबर 4 का जो आज पहला लेक्चर हमने दिया, उसमें हमने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स के तमाम ग्रुप ट्रेंड्स पे बात की, उसके अलावा हमने बोरिक एसिड जो पहला कंपाउंड था बोरॉन फैमिली के हवाले से, बोरॉन का, उस पर बात की। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 के सेकंड लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तो हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम Borax. Till then, Allah Hafiz. Take very good care of yourself and your dear ones. Thank you very much. Allah Nigaban beta.